तो मैं कमलकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाई कमलकांत सर में। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं नेम रिएक्शन की नेक्स्ट, जो नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी उसकी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको हम पढ़ेंगे एडवांस विटिक रिएक्शन या विटिक रिलेटेड रिएक्शन। ठीक है, तो जो विटिक की है वो काफ़ी सारी जो फॉर्मेशन है, जो काफ़ी सारी इम्प्रोवाइजेशन है, उनको पढ़ेंगे हम। और जो फर्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे सिंपल विटिक रिएक्शन। उसके बाद हम क्लोजर मॉडिफाइड विटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद कोरेफुस रिएक्शन, ये भी इसी टाइप की रिएक्शन होती है, विटिक टाइप की। और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन, हॉर्नर वेड्सवर्थ एमन्स रिएक्शन, हॉर्नर्स विटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम इनको पढ़ेंगे। इसके 2 से 3 लेक्चर होंगे, जिन लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे इन सारी रिएक्शंस को। तो इसमें हम स्पेशली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल विटिक रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल विटिक रिएक्शन से। तो विटिक रिएक्शन क्या होती है? विटिक रिएक्शन होती है रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड ए फोस्फोनियम इलाइड। इलाइड, अब इलाइड का भी एक पंगा है कि कुछ लोग इनको इलाइड बोलते हैं, कुछ इलिड बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ए फोस्फोनियम इलाइड yielding ए एल्कीन एंड फोस्फेन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं सिंपल विटिक रिएक्शन को। तो रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन विद ए फोस्फोनियम इलाइड टू यील्ड फोस्फेन ऑक्साइड एंड एल्कीन। तो अगर हम सिंपल इसको समझें, यहाँ H भी हो सकता है प्लस में फोस्फोनियम इलाइड। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बीच, या इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना सकते हैं। और ये किस में जाके टूटेंगे? ये जाके टूटेंगे, या ये जो फॉर्मेशन करेंगे वो करेंगे एल्कीन की, ओलेफिन की। ठीक है, प्लस में फोस्फेन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम नाम देते हैं सिंपल विटिक रिएक्शन। तो रिएक्शन तो यही थी। तो ये रिएक्शन जो दी थी वो सबसे पहले दी थी जॉर्ज विटिक ने 1950 में। फर्स्ट टाइम उन्हीं ने ये रिएक्शन दी थी 1950 में, जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था शेयरिंग में 1979 में। 1979 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो अब इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करते हैं तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो इसमें देखो, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन है, एक ये फोस्फोनियम इलाइड है। अब इन दोनों पे ही हम स्टडी करेंगे कि इन दोनों की वेरिएशन से या इन दोनों के मॉडिफिकेशन से रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि अब देखो, हमें पता है कि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो यहां से क्या आ जाता है? न्यूक्लियोफाइल आएगा इलिड से। ठीक है, अब इलिड को इलिड है, यहां से टूटेगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये कहां से बनता है?
इसकी फॉर्मेशन बता देते हैं। ये कहाँ से बनेगा, ये बनता है, ये जो बनता है वो बनता है हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है PPS3 के साथ, ये हमारा यहाँ पे और ये बाहर, और ये होती है SN2 टाइप रिएक्शन। ठीक है, बोल सकते हैं हम SN2 टाइप रिएक्शन या SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, और इससे ये क्या बनता है, ये बनता है, और ये फर्दर रिएक्ट करके किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे। अब देखो, अब जो इसमें जो आगे जो फॉर्मेशन होती है वो एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें कुछ बुक्स में ऐसा बोला जाता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं बिटेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ तो बोलते हैं कि इसमें बिटेन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें बिटेन सिस्टम की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बिटेन। पहले क्या बोला जाता था कि जो ये मैकेनिज्म है इसमें बिटेन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद क्या बोला गया कि अब ये ऐसा मान लिया गया है कि इसमें जो फॉर्मेशन होती है बिटेन की नहीं होती है, इसमें जो फॉर्मेशन होती है वो ऑक्जाफोस्फेटेन की होती है। ठीक है, कि ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्जाफोस्फेटेन। ठीक है, ये इसको बोल देंगे हम ऑक्जाफोस्फेटेन, ऑक्जाफोस्फेटेन। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि ऑक्सीजन जो है और फॉस्फोरस है, इन दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन से लगन का जो बॉन्ड होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी वजह से इसको हम ड्राइविंग फोर्स लेके चलते हैं इस रिएक्शन का। और अब क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होगी इसकी। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगी एल्कीन और प्लस में फोस्फेनॉक्साइड। ठीक है, तो ये है विटिग रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब देखिए, इस रिएक्शन में हमने दो रिएक्टेंट हैं हमारे पास, एक तो है एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहीं पे बात आती है एल्डिहाइड और कीटोन से ही कि इनकी रिएक्टिविटी की बात आती है, और रिएक्टिविटी की जो बात आती है वो कैसे आती है, क्योंकि हम इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को लेके चल रहे हैं। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन से। तो अब अगर किसी रिएक्शन में अगर ऐसा है कि हमारे पास दोनों सबस्ट्रेट हैं,
एक ही सबस्ट्रेट में दोनों रिएक्टेंट है, अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास इस टाइप का सबस्ट्रेट है और हमारे पास 1 मोल ही दिया हुआ है या 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है किसी भी इलाइड का, ठीक है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही दिया हुआ है, एक ही इक्विवेलेंट, तो या तो ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है या इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। इसको केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से, कीमोसेलेक्टिविटी के हिसाब से। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप कर तो दोनों के साथ सकता है, लेकिन करेगा किसके साथ? क्यों? क्योंकि अब दिक्कत आ गई है कि हमारे पास एक ही इक्विवेलेंट है, या तो यही रिएक्ट करे या यही रिएक्ट करे। तो अब ये जो रिएक्ट करेगा वो एल्डिहाइड के साथ करेगा, ना कि कीटोन के साथ। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है कीटोन की बजाय, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब दिक्कत एक आ रही है इन दोनों की रिएक्टिविटी से रिलेटेड। अगर हम रिएक्शन का एग्जांपल लेके चलते हैं ये, और अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसमें जो फॉर्मेशन होगी वो जो फॉर्मेशन होगी वो होगी इसकी, और ये देखा गया कि इसकी जो यील्ड है वो अराउंड 80% यील्ड है। लेकिन अगर इसी सेम यील्ड के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए साइक्लोहेक्सेनोन की, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ऐसा देखने में आता है कि इसकी जो यील्ड है वो अराउंड 25% यील्ड है। अब इस बात का क्या, अब आपको मैं अभी यील्ड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक होता है स्टेबलाइज्ड यील्ड, एक होता है नॉन स्टेबलाइज्ड यील्ड। अब ये जो यील्ड है वो स्टेबलाइज्ड यील्ड है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिलोकलाइजेशन है। अब इसी दोनों रिएक्शन में देख लो, इन्हीं दोनों रिएक्शन में देख लो कि अगर ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो 80% यील्ड है, अगर ये कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो 25% यील्ड निकल के आती है। तो इसका मतलब CHO जो है इसके साथ मोर रिएक्टिव है बल्कि इसके साथ। अब ये स्टेबलाइज्ड यील्ड है, ये स्टेबलाइज्ड यील्ड है। स्टेबलाइज्ड यील्ड का क्या मतलब है मैं आपको अभी समझा देता हूं। स्टेबलाइज्ड यील्ड का मतलब है कि इसके पास, ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज हो सकता है एक यहाँ पे। अब देखो इस रिएक्शन में ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन फास्ट कब होगी? रिएक्शन फास्ट तब होगी या तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो, है कि नहीं? तो अब देखो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है एक कार्बन पे वो कम हो रही है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी। तो अब ये क्या है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। अगर ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है तो अब इसको क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए रिएक्ट करने के लिए। अब हमें पता है कि ये जो CHO है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है इस कीटोन की बजाय, तो इसलिए ये इसके साथ ये 80% तक यील्ड दिखाता है और इसके साथ 25% यील्ड दिखाता है, ठीक है। तो यही कारण है इनका होने का। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं हम। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम एक बार इसका और एक मैकेनिज्म मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ECA फॉर्मेशन होगी,
ऑक्सीटाइन की अगर हम मान के चलते हैं इसमें एक को हम H मान के चलते हैं और इसमें भी एक को H मान के चलते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मान लिया हाइड्रोजन है। तो अब ये जो R1 और R2 है, ये दो तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो ऐसा हो सकता है कि R1 और जो R2 है वो एक ही प्लेन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? या तो R1 R2 एक ही प्लेन में हो, मतलब अबोव साइड या डाउन साइड। प्लस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है R1 है वो डाउन साइड हो और जो R1 है वो अबोव द प्लेन हो, ऐसे भी हो सकता है। अगर ये इस प्रकार से है और अगर ये हमें क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं, अगर ये हमें एल्कीन देते हैं तो क्या होगा भाई? ये होगा कि ये जो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी ये होगी सिस एल्कीन। अगर ये रिएक्ट करके यहां से हमें अगर रिएक्ट करके देते हैं तो यहां से जो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी वो होगी ट्रांस एल्कीन। होगी ना? तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल गया स्टीरियोकेमिस्ट्री का। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री जो डिपेंड करती है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। इस रिएक्शन में जो आगे मॉडिफिकेशन हुई है वो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेसिस पे हुई है, क्योंकि मैकेनिज्म तो सेम ही है। अब जो इसमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम समझेंगे इलिड के रिस्पेक्ट में। अब इलिड क्या है? अब इलिड जो है ये भी डिसाइड करता है कि इसकी जो एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या होगी। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना गया है कि जो स्टेबलाइज्ड इलिड मींस जिनमें डीलोकलाइजेशन हो रही है नेगेटिव चार्ज की, तो वो जो स्टेबलाइज्ड इलिड है वो हमें देते हैं ट्रांस एल्कीन। और जो नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड है जिनमें चार्ज स्टेबलाइज नहीं है या जिसमें हमारा एल्केन ग्रुप लगे हुए हैं उस पे, तो वो जो इलिड है वो हमें देता है सिस एल्कीन। ठीक है, तो यही स्टीरियोकेमिस्ट्री का वो है कि इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो फर्क है वो जानेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप पहचानने लगोगे स्टेबलाइज्ड और नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड को। अब देखो, कोई भी अगर इलिड है, अगर इस पॉइंट पे ये pH3 तो सेम ही रहेगा। अब यहां पे अगर इस पॉइंट पे यहां पे अगर कोई विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, OET मान लो या कुछ भी मान लो, अगर ये विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये क्या करेगा, इसको डीलोकलाइज कर देगा, तो ये हो जाएगा स्टेबलाइज्ड इलिड। वही दूसरी तरफ अगर इलिड पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या फिर हम बोल सकते हैं कोई एल्केन लगा है, यहाँ पे कुछ भी एल्केन मान लो, यही एल्केन मान लो, ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये एल्केन क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाएंगे ही और इसको डीलोकलाइज भी नहीं करेंगे, तो ये जो हम कंसीडर करेंगे ये नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड में। अब इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ऐसे क्यों, ये ट्रांस में ये सिस में क्यों देता है वो पढ़ते हैं हम। अब देखो भाई, रिएक्शन होनी है एल्डिहाइड कीटोन या इनके बीच में। अब रिएक्शन जो है इन केस ऑफ सबसे पहले नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। जब रिएक्शन होती है इसकी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, तो अब ये देखो नॉन स्टेबलाइज्ड है, अगर ये नॉन स्टेबलाइज्ड है तो मोर रिएक्टिव है, यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे अगर मोर रिएक्टिव है तो जो ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा
एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो रिएक्शन करेगा वो तेजी से कर लेगा, ठीक है। और जो तेजी से कर लेगा तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है नॉन स्टेबलाइज इलिड के केस में वो हम एज ए काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट के उसमें देखते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड स्टेप बोल सकते हैं, या फिर काइनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये इसके साथ तेजी से रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन सिस्टम, ठीक है। ये इसके साथ ऑक्सीडेशन सिस्टम बनाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन सिस्टम बनाएगा तो इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जब ये टूटेगा फोस्फिन ऑक्साइड में और एल्किन में, तो इनमें क्या होता है कि ये जो काइनेटिकली कंट्रोल स्टेप होते हैं, ये काइनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, मोर रिएक्टिव इलिड के बीच में और इसके एल्डिहाइड कीटोन के बीच में होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट की जो यील्ड देते हैं जो सेकंड स्टेप में, वो होती है सिस फॉर्म में। और वो सिस फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि जो उनकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ग्रुप्स की, जो एक साथ जब रिएक्शन करते हैं, दो ग्रुप जब एक साथ रिएक्शन करते हैं तो इनकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है सिस फॉर्म में कम होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो रिएक्शन देते हैं, या प्रोडक्ट देते हैं, वो सिस प्रोडक्ट देते हैं। वही अगर स्टेबलाइज इलिड की बात की जाए तो स्टेबलाइज इलिड में क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन होती है वो लेस रिएक्टिव इलिड के बीच में होती है, लेस रिएक्टिव इलिड और एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। अब इसकी रिएक्शन मैं एल्डिहाइड के साथ करवाता हूं, मान लो। अब देखो ये जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है कि ये स्टेबलाइज्ड है और ये आराम से अपना शांति से रिएक्शन करेगा। अब जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये इसी टाइप का देगा। अब देखो इसमें क्या है कि अब ये दोनों ग्रुप मान सकते हैं हम, अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड में है, डिफरेंट साइड में है। अब इसके पास चॉइस है, इसके पास चॉइस क्या है कि क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड इलिड के इलिड से इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो अगर ये दोनों ग्रुप अगर किसी भी प्रकार से अगर हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं तो इसके पास एक शक्ति है कि ये अपनी वापस से अपने स्टेबलाइज फॉर्म में जा सकता है। कैसे जा सकता है, क्योंकि ये स्टेबलाइज इलिड से बना है तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इधर से इधर, ठीक है। तो वापस से इलिड में, क्योंकि ये स्टेबलाइज है, क्योंकि इसकी रिवर्सिबल फॉर्मेशन पॉसिबल है। इन केस ऑफ लेस स्टेबलाइज इलिड रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, वो इरिवर्सिबल है, लेकिन इसमें रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। तो इसमें अगर रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है तो ये जो रिएक्शन है वो काम करेगी थर्मोडायनेमिकली, ये जो प्रोडक्ट देगी वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देगी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देगी। जो डायस्टीरियमर्स बनेंगे सिस और ट्रांस, वो अगर स्टेबलाइज नहीं है तो वो कोशिश करेंगे कि मोर स्टेबलाइज की फॉर्मेशन ज्यादा हो, लेस स्टेबलाइज की फॉर्मेशन कम हो। लेकिन उसी में नॉन स्टेबलाइज इलिड के पास ऐसी चॉइस कुछ नहीं थी। तो अगर इसमें हम देखें तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड डायस्टीरियमर्स बनेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें ट्रांस जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये वापस से अपना जो सेपरेट होकर वापस से रिएक्शन कर सकता है, तो इसीलिए अब ये जो रिएक्शन में जो करता है वो बनाएगा, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड डायस्टीरियमर फॉर्मेशन हो रही है और नॉन स्टेबलाइज में काइनेटिकली कंट्रोल्ड फॉर्मेशन हो रही है, उसी वजह से इसमें जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, और जो पहले वाली है नॉन स्टेबलाइज के साथ उसमें हमें सिस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो यही कारण है इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री का, यही कारण है।
तो इसमें हम आगे स्टडी करते हैं। और आगे हम जो स्टडी करेंगे, हमने स्टडी कर लिया सिंपलिविटी रिएक्शन के रिएजेंट्स, मतलब क्या क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट क्या है। इन्हीं जो सबस्ट्रेट एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब फोस्फेनियम इलाइड के साथ होती है तो ये हमें एल्कीन या ओलेफिन प्लस में हमें देते फोस्फिन ऑक्साइड देते हैं। तो उसी कारण से हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो ऑक्सीजन फॉस्फोरस का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो है। अब उसके बाद मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया था। मैकेनिज्म के बाद हमने डिस्कस कर लिया कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस हिसाब से डिसाइड होती है। और उसके बाद मैंने रिएक्टिविटी बता दी थी एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, कीटोन लेस रिएक्टिव है। तो उस केस में कीमोसेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है कि कौन ज्यादा, अगर एक ही उसमें हो तो कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा। और अगर स्टेबलाइज इलिड के बीच में और एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड की जो यील्ड होती है वो कि एल्डिहाइड से जो फॉर्मेशन होती है एल्कीन की, उसकी यील्ड ज्यादा होती है कीटोन के मुकाबले में। क्योंकि उसमें जो यील्ड है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी जो एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव है। क्योंकि जो लेस स्टेबलाइज जो मोर स्टेबलाइज इलिड जो हम से रिएक्शन करवाई थी वो मोर चूज करेगा उसको एल्डिहाइड को कीटोन के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया था इसकी, मैंने इसके बाद बता दी सिस ट्रांस का। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो नॉन स्टेबलाइज जो इलिड थे ना उनकी जो रिएक्शन है, नॉन स्टेबलाइज इलिड है तो उनकी वो जो है मोर रिएक्टिव है। तो अगर मोर रिएक्टिव थे तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से जो उनकी रिएक्शन होती है वो एक इनर्ट इन्वायरमेंट में करवाई जाती है, इनर्ट इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं इजीली। इसलिए उनकी जो है नॉन एक्वस या फिर हम बोल सकते हैं एक इनर्ट इन्वायरमेंट में उनकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दो एग्जांपल्स को। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। सिंपल से दो एग्जांपल लेते हैं हम। जो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है लेकिन ये सिर्फ हमें डराने के लिए है, हमें काम सिर्फ इस CHO से है। ठीक है, ये जो CHO है इसी से काम है हमें। और यहाँ पे इलिड दिख रहा होगा आपको। तो सिंपली इसकी रिएक्शन यहाँ से यहाँ करवा देनी है और जो फॉर्मेशन होगी वो होगी एल्कीन की। और जो एल्कीन है वो ई एल्कीन है। अगर नंबरिंग करते हैं, अगर डिसाइड करते हैं तो 1 2 1 2 1 1 अपोजिट साइड में है तो ई एल्कीन है। तो मैंने बताया था ना ये स्टेबलाइज्ड इलिड है, स्टेबलाइज्ड इलिड है इसलिए ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे ई एल्कीन की। अब जो स्टेबलाइज्ड इलिड है ये स्टेबल होते हैं और इसी वजह से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं रिएक्शंस में। और डायरेक्टली ऐसा भी होता है कि एल्कीन की और फोस्फोनिक इलिड्स आते हैं रिएजेंट्स के रूप में और इनकी दोनों की रिएक्शन करवा दी जाती है इनकी टोल्यूइन सॉल्वेंट में सिंपली। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा ना कि टेम्परेचर मेंशन कर रखा है। अब टेम्परेचर का क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जैसे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। अब आपको ये समझ आ गया, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सिंपली जो इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल इसमें हमारा इतना सा छोटा सा का काम था, इतना काम हो गया, ये ई एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्लगिश रिएक्शन होती है, स्लगिश रिएक्शन में जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उनका हम क्या करते हैं कि उनमें हम ऐड करते हैं मतलब उनमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, उन रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। उन रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और उसमें एक और फैक्टर ऐड करते हैं HMPA, हेक्सामिथाइल फोस्फोरामाइड। ठीक है, ये रिएजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, उस वजह से क्या होता है रिएक्शन जो स्लगिश रिएक्शन है जो वो फास्ट हो जाती है। अब जो रिएक्शन है वो जो वो रिएक्शन जिनमें डाई या ट्राई
सब्स्टिट्यूटेड एल्केन की फॉर्मेशन होती है वो तो ठीक है, लेकिन जो स्लगिश रिएक्शन होती है मेनली वो हम कंसिडर करते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब हर एक पे सब्स्टिट्यूशन। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्केन जो है वो स्लो रिएक्शंस होती हैं, उनमें हम टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर हम HMPA ऐड कर देते हैं, उससे रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसको देखिए। सेकंड एग्जांपल है वो क्या है कि यहाँ पे देखो CHO ग्रुप लगा है। सबसे पहले हमें CHO ग्रुप ही ढूंढना है, हमारा तो काम इसी से है ना। CHO ग्रुप ढूंढना है और यहाँ पे फोस्फोनिम जो एलाइड है वो। अब देखो यहाँ पे इलिड की फॉर्मेशन हो नहीं रखी है। आपको जनरली हर रिएक्शन में इलिड की फॉर्मेशन करवा के नहीं देता है, या तो आपको काफी रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको सिंपल एल्केन भी इसमें एल्काइल हैलाइड भी दे सकता है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन आपको उसमें PPS3 ऐड कर देगा, ठीक है, उसके बाद कोई बेस ऐड कर देगा। तो इससे हमें समझ जाना है कि ये हमें इलिड की फॉर्मेशन करवानी है यहाँ पे। अब देखो इस रिएक्शन में ये स्टेप तो करके दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप नहीं है, इसमें इलिड की फॉर्मेशन नहीं हो रखी। तो इलिड की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो NaHMDAC ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो हमें जो रिएक्शंस है जिसमें फोस्फोनियम इलाइड की फॉर्मेशन होनी है उसमें हम क्या करते हैं कि इस स्टेप के बाद बेस ऐड करते हैं, और बेस क्या करता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये फॉर्मेशन हो जाती है इलिड की। अब देखो ये जो इलिड है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कोई स्टेबलाइज करने वाला है नहीं, तो नहीं है तो क्या होगा, ये नॉन स्टेबलाइज इलिड है। और नॉन स्टेबलाइज इलिड किस प्रकार की रिएक्शंस देते हैं, वो देते हैं मतलब किस प्रकार का प्रोडक्ट देते हैं, वो हमें सिस प्रोडक्ट देते हैं। तो अब इसमें देखो ये सिस प्रोडक्ट है ना, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्लोजर की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, कोरिफुस रिएक्शंस पढ़ेंगे, और आगे जितनी भी 2 रिएक्शंस और थी और की विटिक रिएक्शंस जो थी उनको स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी जो पिछली जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, नेम रिएक्शंस की 5-6 नेम रिएक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी, और 11th-12th की सीरीज चल रही है, नोमेनक्लेचर अभी उसमें स्टार्ट हो रहा है, नोमेनक्लेचर चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप जाके चेकआउट करिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।